हमारे पहले 2 वीडियो में हमने बात की थी डिप्रेशन के सिम्टम्स के ऊपर, जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सिम्टम्स। जो हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हमारे बिहेवियर, इमोशंस या थॉट के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं, और बायोलॉजिकल सिम्टम्स जो किसी हमारी बॉडी या फिर फिज़िकल किसी साइन के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो उन रीज़न्स के बारे में जो फ्यूचर में ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसके वजह से फ्यूचर में हमें वो फाइनली जाके डिप्रेशन की कॉज बन सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू HKK Life for Healing. I am a professional criminologist, counselor and a therapist, and I have the experience of handling over hundreds of people's complicated life situations, including mental disturbances, drug and alcoholism, relationship issues and many more things like this. अगर आपको भी लगता है कि आप किसी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जिसकी सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से किसी भी तरह से बाहर आए, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी व्हाट्सएप नंबर पे जो 9707273566 है। उस पर मैसेज के थ्रू मुझे किसी भी टाइम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो फिर चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जो है वो रीज़न्स या फिर सिचुएशंस जिसकी वजह से फाइनली एक इंसान, एक पर्सन डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ सकता है। शुरुआत एक बच्चे की सिचुएशन को लेके ही करते हैं। अगर किसी बच्चे को जो 10 या उससे कम एज की हो और वो बच्चा किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, इमोशनली अटैच्ड हो, और सडनली उस इंसान को उसके लाइफ से दूर जाना पड़े, मतलब sudden loss of a dear one in a child's life may cause future depressive episodes in his life. एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, इनएक्सप्रेसिव हो, उसको ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करना नहीं आता हो, या फिर वो चीज़ें ज़्यादा ही बातें अपने ही अंदर में रखता हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो इमोशनली, उसके साथ उसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो, इमोशनली मोस्टली वो डिपेंडेंट हो बच्चा, और सडनली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिना पहले जाने हुए अगर ऐसे इंसान से उसको दूर जाना पड़े, उसको खोना पड़े, तो ऐसी रीज़न्स उस बच्चे को डिप्रेशन की ओर ले जाने में कभी कभार कारण बन सकते हैं। जनरली लोग बात करते हैं कि डिवोर्स्ड पेरेंट्स के चाइल्ड के ऊपर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ऑलवेज़ सो फार आई थिंक ये ऑलवेज़ हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ डिवोर्स्ड पेरेंट्स के, सेपरेटेड पेरेंट्स के बच्चों में ही डिप्रेशन की इश्यूज़ हो, बिकॉज ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सेपरेशन जो ये लॉस की फीलिंग है, ये किसी भी इंसान जिसके साथ वो बच्चा पर्टिकुलरली ज़्यादा अटैच्ड हो, ऐसे किसी इंसान के साथ सेपरेशन, सडन सेपरेशन से भी ये हो सकता है। लाइक ग्रैंड पेरेंट्स ले लीजिए, या फिर उसके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स में से कोई क्लोज़ वन जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है, उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा है, लेकिन सडनली वो बच्चे को, मतलब उसको खोना पड़े, उसके फ्रेंड को उसको खोना पड़े, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को भी उसको खोना पड़े सडनली, जिसका उसको आइडिया पहले से नहीं होता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स की सपोज़ डेथ हो जाए, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड कहीं दूर चला जाए, किसी एक को ट्रांसफ़र होने की वजह से, किसी एक के पेरेंट्स को ट्रांसफ़र होने की वजह से एक प्लेस में से दूसरी प्लेस में जाना पड़े, और वो सेपरेशन मतलब ऑलमोस्ट लाइक परमानेंट बनता है। फ्रिक्वेंटली उन लोगों की कम्युनिकेशन फिर हो नहीं पाती है, और तब इस बच्चे को मतलब इमोशनली अंदर ही अंदर सफ़र करने जैसा लगता है, जो हो सकता है बाद में एक ट्रॉमा की भी शेप ले
उसके अंदर में बच्चे के अंदर एक इमोशनली वो मतलब ट्रिगर कर सकता है फिर ऐसे सिचुएशंस में। ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर उस टाइम उस मतलब फीलिंग को, उसकी जो एक सडन लॉस की फीलिंग है उसके अंदर, उस फीलिंग को अगर उस टाइम में हील नहीं किया जाए, वो रिकवर नहीं हो पाता है फुली, तब आगे जाके वो एक सबमिसिव वे में उसके अंदर ही अंदर सप्रेस होके रह जाती है। जो मतलब सेपरेशन की वो मतलब एंग्जाइटी जैसी फॉर्म कर सकता है। किसी भी फ्यूचर में ऐसे सिचुएशन अगर उसको वापस से फिर से दोबारा मतलब वो बच्चा एक्सपीरियंस करता है उसकी एडल्टहुड में या फिर आगे जाके फिर उससे भी आगे कभी भी, तो हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में जो रिपीटेटिव हो उसके लाइफ में, तो वो डिप्रेसिव एपिसोड वापस आ जाए, रिलैप्स करे। फिर एक्टिवली बचपन में चाइल्डहुड में उसने उसको एक्सप्रेस नहीं करता है बच्चा, लेकिन आगे जाके हो सकता है उसके इमोशनल कंट्रोल से बाहर हो जाए पर्सन की, और वो वापस जब उसने उसी सिचुएशन को फिर से एक्सपीरियंस कर लिया तो उसको एक्टिवली डिप्रेशन हो सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप एज पेरेंट्स देखते हैं किसी बच्चे में एक ग्रेजुअल सी उसके एकेडमिक फील्ड में या फिर उसके अदर करिकुलम में, अदर एक्टिविटीज़ में, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, फिर कुछ भी, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, आर्ट्स, डांस, कुछ भी, उसकी इंटरेस्ट कम होने लगती है या फिर उसकी परफॉर्मेंस स्लो होने लगती है, परफॉर्मेंस में उसमें क्वालिटी में डिक्लाइनिंग होने लगती है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में बच्चे की ओर ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है किसी बात को लेके कोई डिस्टर्बेंस हो, तो वो बच्चा उस डिस्टर्बेंस को मतलब कोप अप नहीं कर पा रहा है, और ऐसी डिक्लाइनेशन अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर हो सकता है बच्चे को डिप्रेशन की टेंडेंसी उसके अंदर ग्रो करने की एक मतलब इंडिकेशंस मिल सकते हैं। बच्चे को नहीं मिल सकते, सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि डिप्रेसिव एपिसोड्स आने शुरू हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो फिर इसको एज पेरेंट्स या फिर कोई भी इंसान जो कोई भी मतलब एल्डर पर्सन जो उसके इमोशनली उसके साथ या फिर फिज़िकली उसके साथ ज़्यादा क्लोज हो, तो उस इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे सिचुएशन में बच्चे की ऐसी मतलब डिक्लाइनेशन क्यों हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस में, वो एकेडमिक हो या फिर अदर एक्टिविटीज़ हो, उसमें परफॉर्मेंस में ये कमी क्यों आ रही है, बच्चे की स्टडीज़ में मार्क्स या ग्रेड्स कम क्यों हो रहे हैं ग्रेजुअली, या फिर उसकी इंटरेस्ट क्यों कम हो रही है स्टडीज़ में, ये जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा हो सकता है कि बच्चे की प्रीवियस ईयर्स में, उसके अर्लियर ईयर में जिस तरह से वो चीज़ों को समझ पाता था, हैंडल कर सकता था, या फिर उसकी इंटरेस्ट के हिसाब में वो होते थे, लेकिन इस साल में, इस ईयर में उसके हो सकता है कि टीचर्स ही चेंज हो गए, तो उसकी टीचर्स के साथ बॉन्डिंग इतनी नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी नहीं ग्रो हो पा रही है, तो उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को, जिसकी वजह से वो चीज़ों को एक्टिवली इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहे हैं, उसकी मतलब समझने में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, वो मतलब और ही अंदर जो उसको पता है कि मुझे ये समझ में प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को, मैं उस हिसाब से नहीं उसको याद कर पा रहा हूँ कि कर पा रही हूँ जिस हिसाब से मैं पहले करता था या करती थी, तो इस वजह से उसके अंदर एक एक्स्ट्रा शेम या फिर फियर की फीलिंग भी ग्रो करने लगती है, जो आगे जाके उसको मतलब एक हेजिटेशन सी उसके अंदर बन जाती है कि वो खुल के किसी दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है, कि उसके अंदर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी हो रही है कि चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा है, उसको याद नहीं कर पा रहा है, उसको मेमोराइज़ नहीं कर पा रहा है, तो फाइनली उस एग्ज़ाम में वो उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है। या फिर हो सकता है उसके अंदर कोई फ़िज़िकल वीकनेस आ जाए, वीकनेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रहा है, या फिर बच्चे के अंदर रेस्ट की कमी हो, जिस हिसाब से बच्चे को अभी रेस्ट की मतलब रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उसको रेस्ट नहीं मिल पा रही है प्रॉपर्ली,
तो इस वजह से भी उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा, अलग ही इरिटेशन सा फीलिंग ग्रो कर सकता है, जिस वजह से भी उसको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसके कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली उसके कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहे हैं, जिस वजह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पा रहा है, अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स के साथ उसकी बॉन्डिंग भी फेल हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की ग्रो करना बहुत ही बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहा था, या फिर दूसरे लोग जो उसके साथ कनेक्टेड है, उससे एसोसिएटेड है, उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस तरह की फीलिंग उसके अंदर एक लूज़र टाइप की सेंस को भी ग्रो कर सकता है कि आई एम अ लूज़र, मैं हर दिन एक लूज़र बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ, मैं चीज़ों को पहले के हिसाब से नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो मे बी पीपल बाकी के लोग मुझे उस हिसाब से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं करेंगे, मुझे नहीं समझेंगे। मैं कैसे बताऊँ कि मेरे अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ये बोलना अभी मुश्किल होगा क्योंकि मुझे समझ नहीं पाएंगे लोग। तो उसके अंदर ही अंदर एक अलग से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। वो उस खुद के अंदर ही एक मतलब जैसे ऑल टाइम वो फाइट में बना रहता है, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है। परफॉर्म करना तो दूर है, वो इंटरेस्ट भी नहीं ले पा रहा है। और हमारी सोसाइटी जो है, हमारी सोशल कंडीशनिंग जो है, वो बहुत पहले से ही एकदम अर्ली लाइफ से ही हमको ये बार बार ये रिकॉल करा देती है, हमें बता देती है कि लूज़र के लिए इस वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, दिस वर्ल्ड इज़ ओनली फॉर द विक्टोरियस पीपल। एंड अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो मैं फिर आगे जाके क्या बनूँगा, क्या करके दिखाऊँगा। तो ऑब्वियसली इस तरह की फीलिंग अगर बच्चे में रह जाती है तो आगे जाके भी हो सकता है कि इस टाइम में उसने उसको रिकवर कर ली हो किसी तरह से, या फिर उसके थोड़े बहुत कम हो गए हों, पर चल रहा है। लेकिन फाइनली अगर बाद में ऐसे सिचुएशन उसकी एडल्टहुड में या फिर उससे भी आगे मैच्योर स्टेज में अगर इस तरह की सिचुएशन वर्क फील्ड में हो या फिर हायर एजुकेशन में हो या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है या फिर किसी भी सोशल सिचुएशन में हो, अगर इस तरह की फेलियर से उसको किसी इंसान को, उस बच्चे को आगे जाके मतलब सामना करना पड़े, तो वेरी इजीली इस तरह की लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग का ग्रो करना बहुत इजी बन जाता है। वेरी इजीली वो ग्रो कर सकते हैं, जो फाइनली अगर रिपीटेटिव हो, लॉन्ग टर्म हो, तो डिप्रेशन का शेप भी ले सकता है। अनहेल्दी कंपैरिजंस जो मोस्टली बहुत सिचुएशन में देखा गया है, पेरेंट्स को करते हुए या फिर फैमिली के दूसरे लोगों को करते हुए, टीचर्स को भी करते हुए, अनहेल्दी कंपैरिजंस between or amongst many children। तो ये जो है एक बहुत ही बुरी हैबिट, रॉन्ग हैबिट है, उसको नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चे के ऊपर वो फ्यूचर में फर्दर में एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटीनेस की ग्रो कर सकता है, जो फाइनली जाके फाइनली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शेप भी ले सकता है, जो हमें वेरी इजीली होपलेसनेस की सेंस को ग्रो करने में मदद करती है। और होपलेसनेस हमेशा ही फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जा सकता है और फ्रस्ट्रेशन फाइनली डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। ये तो हो गए कुछ ऐसे सिचुएशंस जिसमें एक बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर एक बच्चे की एक इंसान की चाइल्डहुड सिचुएशन आगे जाके उसके डिप्रेशन की कारण बन सकते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है रीज़न्स और भी हो, और बहुत सारे रीजन्स या सिचुएशंस है वैसे, लेकिन हम अभी सभी सिचुएशंस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें और भी दूसरे सिचुएशंस को भी कवर करना है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं बड़ों के बीच कैसे सिचुएशंस बन सकते हैं। PMDD, प्रीमेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर, जो फीमेल्स के बीच देखा जाता है। मंथली पीरियड्स के शुरुआत में बहुत सारी
वुमेन के बीच ऐसे डिप्रेसिव एपिसोड्स का आना दिखाई पड़ता है। बहुतों में ये मतलब इवन इफ़ द नेम सजेस्ट प्री मेंस्ट्रुअल बट स्टिल ये देखा गया है कि किसी किसी पर्सन के फीमेल्स में पीरियड्स के ड्यूरिंग द डेज थ्रू आउट द पीरियड्स देन उसके बाद भी हो सकता है, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी या फिर उसके एंड तक भी डिप्रेसिव एपिसोड के आने के सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं। ज़्यादातर तो मूड स्विंग्स ही होते हैं, जो मूड स्विंग्स फिर लो मूड में जाने की ज़्यादा मतलब सिचुएशंस ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादा मोस्ट केसेस में मूड का लो रहना ही दिखाई पड़ता है इंस्टेड ऑफ हायर। देन फीमेल के अंदर एक बीच में एक और ऐसी सिचुएशन है मेनोपॉज की सिचुएशन। मेनोपॉज एक फीमेल के लाइफ स्पैन में, एक लाइफ टाइम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फेज़ है, जिसमें एक वुमन एक फेज़ से एक बहुत ही मेजर फेज़ में एंटर करती है। तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इस तरह की मूड स्विंग्स होना या फिर डिप्रेशन का आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वुमेन ऐसी सिचुएशन से सफ़र करे, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये डिप्रेशन का होना दिखाई पड़ता है, ऐसे दिखाई जाता है, जो कि बॉडी में एक बहुत सी मेजर सी चेंज होती है। तो हमारी बॉडी जो माइंड के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ, ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी एक में डिस्टर्बेंस हो तो ये वेरी ऑब्वियस और नेचुरल सी बात है कि दूसरे में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारी वुमेन्स में डिप्रेशन ग्रो करने लगते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर लाइफ में दूसरे सिचुएशंस में, अर्लियर स्टेज में, अगर दूसरी सिचुएशंस में भी उस पर्टिकुलर वुमन को नेगेटिव सिचुएशन से या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस से गुज़रना पड़ा है, तो फिर हो सकता है कि ये डिप्रेशन थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी जा सकता है। तो ऐसे केसेस में बेटर है कंसल्टेशन करना, इमीडिएट कंसल्टेशन की। पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, शादी के इमीडिएट बाद ही बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस, ऑल द सर्कमस्टेंशियल चेंजेस, अगर सिचुएशन नेगेटिव हो तब तो और भी ज़्यादा डिप्रेशन की मतलब सिचुएशन हो सकते हैं किसी और वुमेन के अंदर, जो कि उस एक लड़की जो उसकी वुमेनहुड में एंट्री करती है, फ़िज़िकली तो बहुत पहले ही एंटर कर चुकी होती है, लेकिन सोशली वो एक वुमेनहुड में एक्टिवली एंटर करती है और उस फेज़ के चेंज में बहुत ज़्यादा ही मेजर उसकी सोशल लाइफ में चेंजेस आ जाती है उसकी फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एवरी वे में उस एक औरत की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ती है या फिर चेंजेस लाती है मैरिज। और अगर दूसरे इंसान जिसके साथ वो मतलब औरत रहने जा रही है वो अगर कोऑपरेटिव ना हो, तब तो फिर और भी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना उसको करना पड़ सकता है। और सिचुएशंस अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव हो या फिर इमोशनली ज़्यादा हाइपर हो, तो हो सकता है ऐसे लोगों में डिप्रेशन के एपिसोड आ सकते हैं। बहुत से लड़कियों में आफ्टर मैरिज डिप्रेशंस शुरू होते हैं, डिप्रेशन दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सिचुएशन में लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ओपनली उसको दिखाते नहीं हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी इनसाइड मी, मुझे कुछ किसी तरह की एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही, वो दिखाते नहीं है। बहुत सारे लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन बहुत केसेस में अगर वो दिखाते भी हैं तब को कोऑपरेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसको फर्दर सिचुएशन में डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इससे आगे जाके एक सिचुएशन है पोस्ट नटल फेज़ में, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बहुत सी लड़कियों में देखा गया है कि वुमेन में एक डिप्रेशन का होना, बहुत से आज के दिन में डिप्रेशन का ग्रो करना आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत सी वुमेन में दिखाई दे रहा है।
चाइल्ड बर्थ ओबियसली एक बहुत ही खुशी की, हैप्पीनेस की बात है। एक चाइल्ड के आने से घर में ओबियसली बहुत सारी खुशियाँ ही आती हैं, लेकिन एज़ मदर उस वुमन को उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस का सामना एक साथ करना पड़ता है। उसकी लाइफ जो पहले जिस फील्ड में एक्टिव हुआ करती थी, वो फील्ड ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाती है उसकी लाइफ से, और उसको एक अलग ही लाइफ में उसको स्टक होके रहना पड़ता है। 1 मंथ 2 मंथ्स बिगिनिंग में तो बहुत ही अच्छी लगती है चीज़ें, लेकिन जब टायर्डनेस बढ़ती जाती है तब बहुतों के अंदर ही एक डिप्रेसिव टेंडेंसी ग्रो करने लगते हैं। रात में न प्रॉपरली नींद नहीं ले पाना, रेस्ट प्रॉपरली न हो पाना, बहुत सारी सिचुएशंस को, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना, फिर फ़िज़िकल चेंज, मेजर फ़िज़िकल चेंज जो ऑलरेडी आ चुकी है, उन सभी चीज़ों को टाइम पर नहीं खा पाना, उन सभी चीज़ों को जब एक साथ लॉन्ग टर्म में हैंडल करना पड़ता है तो डिप्रेशन की टेंडेंसी ग्रो करना भी उतनी इम्पॉसिबल सी बात नहीं है। आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टेम्परेरी सी चीज़ है, वो ठीक हो जाती है सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस जब नॉर्मल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में वापस आते हैं तब। लेकिन यही बात मैंने पहले की सिचुएशन में बताई थी, फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि अगर किसी इंसान को पर्टिकुलर किसी केस में उसकी अर्लियर लाइफ में, अर्लियर डेज़ में कभी भी नेगेटिव डिस्टर्बेंसिंग सिचुएशन के सामना कंटिन्यू करना पड़ा हो, लेकिन वो मतलब उससे बाहर नहीं निकल पाई थी उस टाइम पे, तो हो सकता है ये सिचुएशन उस सिचुएशन को वापस ट्रिगर करे, उसके इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करे, और डिप्रेशन लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं ऐसे केसेस में। तो बेटर है इमीडिएट किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल से कंसल्ट कीजिए, हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए और अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल ट्रैक पर लाइए। सिर्फ फीमेल के बारे में ही नहीं, अब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फीमेल ओरिएंटेड नहीं या फिर मेल ओरिएंटेड नहीं, ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो किसी में भी हो सकते हैं। अब्यूसिव पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना। एक नार्सिसिस्टिक पर्सन एज पार्टनर, जब नार्सिसिस्टिक मतलब आई एम नॉट रेफरिंग टू नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की ट्रेट्स को कैरी करना अलग बात होता है, और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक अलग चीज़ होती है। तो हम उस डिसऑर्डर के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कैरी करने वाले लोगों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अगर किसी वुमन या फिर मैन या फिर बॉय या गर्ल की पार्टनर जो कि मैरिटल स्टेटस में उसके स्पाउस के हिसाब से भी हो सकता है, या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में एक एज पार्टनर के वे में भी हो सकता है। अगर किसी इंसान की पार्टनर कंटिन्यू अब्यूसिव हो या फिर अब्यूजिंगली उसके साथ बिहेव करे, उस रिलेशनशिप को वो बैलेंस वे में नहीं हैंडल कर रहा है, बल्कि उसके पार्टनर उसको एक कंटिन्यू ओवरपावरिंग वे में हैंडल कर रहा है, सिर्फ वन साइड में भी ये रिलेशनशिप चल रहा है, तो हो सकता है इस तरह की कंट्रोलिंग पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने की वजह से इंसान को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ये इंसान जो कि इमोशनल है, मैन या वुमन कुछ भी हो, लेकिन बाय नेचर उसकी नेचर उसको इमोशनल बनाती है, केयरिंग बनाती है, अंडरस्टैंडिंग बनाती है, लविंग बनाती है, और इन सब क्वालिटी को लेकर, इन सब क्वालिटी की वजह से उसे लगता है कि अगर मैं उस इंसान को, मेरे पार्टनर को मैं ज़्यादा समझूंगी या फिर समझूंगा, उस इंसान को मैं ज़्यादा लविंगली या फिर केयरिंगली हैंडल करूँगा या करूँगी, तो हो सकता है कि वो नॉर्मल वे में मुझसे बिहेव करे, अच्छे तरीके से मुझे बिहेव करे, और हो सकता है कि वो मतलब वापस एक नॉर्मल सी लाइफ में वापस आ सके। या फिर उसको, इंसान को ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है मैं ही गलत हूँ, क्या मैं ही, शायद मुझे ही समझने में प्रॉब्लम हो रही है। उसको बार बार रिपीटेटिव सिचुएशन में वो इंसान रिपीटेटिवली उसको अब्यूज़ कर रहा है, लेकिन इस विक्टिम को, हमारे विक्टिम को ये लगेगा कि शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है,
मुझ में ही ये मेरी ही गलती हो सकती है, शायद मैं ही उसको नहीं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ, मैं ही उसको शायद सफिशेंटली वो नहीं दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ जिस हिसाब से वो डिज़र्व करता है या करती है। तो इस वजह से हमारे विक्टिम के अंदर एक गिल्ट की फीलिंग हमेशा से ही रहती है, और ये आगे के सामने के इंसान उसको हमेशा ही एक गिल्ट का मतलब इन्फीरियर फील कराने में उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो बार बार इनफैक्ट उसको इन्फीरियर फील कराती है कि उसमें भी कमी है, उसको ही ये ठीक करना है, उसको ही ये ठीक करनी है। क्योंकि जो कि उसकी पार्टनर जो है एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑलरेडी कैरी कर रहा है, तो उसको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का उसके अंदर रहना एक नॉर्मल सी बात है। और इस वजह से वो दूसरे इंसान को, जो हमारी विक्टिम है, तो उसको रिपीटेटिवली इन्फीरियर फील कराती है, उसको गिल्ट में हमेशा दिखाने की कोशिश में रहता है। तो ऐसे वजह से ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इस इंसान को हमेशा ही एक होपलेसनेस में रहने की, हेल्पलेसनेस में रहने की एक आम सी बात है। ऐसे फीलिंग उसके अंदर हमेशा से ही रहेंगे। फाइनली वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और फ्रस्ट्रेशन विल ऑलवेज grow into, transform into depression if it is not cured, if it is not handled properly at the right time. कभी कभी डिप्रेशन अल्जाइमर डिज़ीज़ के भी अर्लियर सिम्टम हो सकते हैं, जो एज में दिखाई पड़ती है। आफ्टर 60s नॉर्मली अल्जाइमर की सिम्टम्स हमें एक के बाद एक थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे दिखाई पड़ती है। लेकिन डिप्रेशन उसमें एक प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी मतलब सिम्टम है, जो अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में रहता है तब भी उसको आगे जाके अल्जाइमर डिज़ीज़ जैसी प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है। और कभी कभी डिप्रेशन में अल्जाइमर डिज़ीज़ के प्राइमरी स्टेज में, अर्ली स्टेज में भी डिप्रेशन एक सिम्टम बन के इंडिकेशंस मतलब इंडिकेट कर सकते हैं कि आगे जाके इस इंसान को अल्जाइमर डिज़ीज़ हो सकते हैं। एल्डरली एज में तो बहुत सारी रीज़न्स की वजह से मतलब डिप्रेशन हो सकता है लोगों में। आजकल मतलब चिल्ड्रन जो फार अवे शिफ्ट करते हैं, रहने लगे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बाद में फाइनली एल्डरली एज में, ज़्यादा एज के टाइम में मोस्टली अकेले ही रहना पड़ता है लोगों को। तो लोनलीनेस की फीलिंग जो हर वक्त इंसान के अंदर रहता है, या फिर रह सकते हैं जो ज़्यादा लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एक लोनलीनेस की फीलिंग ग्रो करना बहुत ही ईजी बात है। तो ऐसे केसेस में डिप्रेशन का भी आना कोई एबनॉर्मल या फिर इम्पॉसिबल बात नहीं है। डिप्रेशन एल्डरली एज में बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है। और एल्डरली एज की वजह से भी बहुत सारी रीजंस की वजह से उसके पर्सन के अर्लियर बहुत सारी सिचुएशंस या फिर कंडीशंस की वजह से भी एल्डरली एज में डिप्रेशन हो सकता है। मोस्ट केसेस में तो यही दिखाई पड़ता है कि अपने चिल्ड्रन से लॉन्ग टर्म में डिस्टेंस में रहना, फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन ना हो पाना, या फिर किसी चिल्ड्रन को खो देना, अनएक्सपेक्टेडली खो देना, ऐसे रीज़न्स डिप्रेशन के कॉज बन सकते हैं। चलिए, आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली है, बहुत सारे रीज़न्स के ऊपर बात कर ली है आज की टॉपिक में, जो फाइनली डिप्रेशन की कॉज बन सकते हैं। लेकिन यही मतलब सभी रीज़न्स या सिचुएशंस तो नहीं है, बहुत सारी सिचुएशंस और भी हैं, लेकिन एक ही वीडियो में कवर करना इजी नहीं है। ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल सी बात है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और अगर सभी रीज़न्स के बारे में एक ही वीडियो में हम बात करने चले तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेहतर यही है। और हर एक इंसान के हर एक केस की कंडीशंस अलग होते हैं, हर एक केस की सिचुएशंस अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, और उनकी हीलिंग की प्रोसेस भी अलग होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक जो
मतलब आप भी किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर ऐसे किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और आप किसी से बात करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज वीडियो में सभी बातें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं, सभी बातों को इतनी डिटेल में नहीं बता सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको अगर इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंडिविजुअल आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप चाहते हैं, तो फिर मुझे इंडिविजुअली पर्सनली कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। अगर आपको मेरी वीडियो ये अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके किसी भी काम में आ सकता है, आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो फिर प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे जाके अगर मैं दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाऊं तो आप उसे इजीली एक्सेस कर पाए। लेकिन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कमेंट करना भी मत भूलिए प्लीज़। अगर आपको वीडियो ठीक भी नहीं लगी हो तब भी आप एक उसमें कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे इम्प्रूवमेंट की इंस्पिरेशन मिल सके, पता चल सके कि कहाँ इम्प्रूव करना है। तो फिर आज की वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं। होपफुली आप ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर आप सच में नीडी है तो फिर आपकी प्रॉब्लम की सल्यूशन अगर मेरे से होके निकलती है तो आई विल बी वेरी ग्लैड, वेरी ग्रेटफुल। तो फिर आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच for listening and watching this video till the end. Hope to meet you once again. Good luck and take care.